IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय बढ़िया, तुम बताओ। सौरभ, हम लोग ये एपिसोड 5 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और दिल्ली के आसपास बहुत सारे आंदोलन चल रहा है। कृषि आंदोलन कह सकते हैं उसको। लोग अपोज कर रहे हैं जो 3 लॉज सरकार ने बनाए हैं, नए प्रपोज किए हैं उसके विरुद्ध। तो आपने तो सुना ही होगा, न्यूज अखबार सब में यही छाई हुई है खबर। बिल्कुल, ठंड में बहुत गर्मी चल रही है। हाँ, तो उसी मुद्दे पर बात करेंगे और उसके लिए हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट भी है जो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे और ये समझने में हमें बहुत मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये 3 लॉज कौन से हैं और क्या मुख्य बदलाव आए हैं। तो ये 3 लॉ है। एक है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो किसान पहले एपीएमसी में उन्हें अपनी जो प्रोड्यूस है वो सेल करना पड़ता था, अब उसके बाहर भी वो सेल कर सकते हैं। मतलब सिंपल मुद्दा ये है। दूसरा लॉ जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। उसमें ये बदलाव आया है कि जो सरकार थी वो इम्पोज कर सकती थी स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स, वो उन्होंने निकाल दिया है। और तीसरा जो लॉ है फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, उसमें अभी कॉन्ट्रैक्ट कल्टीवेशन को अलाउ करने का प्रपोजल है। तो ये 3 मुद्दे हैं जो आए हैं और इसका काफी विरोध चल रहा है और इसीलिए जो दिल्ली में के आसपास हो रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है गुणवंत पाटिल जी। और गुणवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस पुलियाबाजी में। हाँ, नमस्कार। मैं गुणवंत पाटिल और बहुत बड़ा धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया इस गर्मी के दिनों में। मतलब फार्मर्स की गर्मी चल रही है और नेचर की सर्दी चल रही है, इस बीच में आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रणय, इससे पहले हम सवाल पे जाएं, मैं क्योंकि तुम्हारी समरी थोड़ी जेनरिक थी, उसमें मैं बस एक छोटा सा जिसको बोलते हैं डिटेल जो है वो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि सब लोग इसी तरह से देखते हैं कि भाई अब फार्मर जो है वो एपीएमसी में उनको बेचना जरूरी नहीं है, लेकिन एक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सब क्लॉज जरूरी है कुछ क्रॉप्स के लिए। क्योंकि पहले से ही कुछ क्रॉप्स हैं जिनको एपीएमसी माने मंडी, सरकारी मंडी, तो सरकारी मंडी में बेचना अनिवार्य है बेसिकली कुछ क्रॉप्स के लिए बेसिकली। और सब्जियां या कैश क्रॉप जिनको बोलते हैं, या फूल हो गए और फ्रूट्स हो गए, ये सब इन एपीएमसी के अंडर में और मंडी के रिस्ट्रिक्शन में कभी भी नहीं आते थे। तो क्योंकि अक्सर लोग इस लॉ को देख करके लोग बोलते हैं अरे अभी मेरे इसीलिए टमाटर में बड़ी प्रॉब्लम होती है वगैरह वगैरह। तो ये समझने वाली पहली चीज है कि ये मंडी की जो रिस्ट्रिक्शन है ये कुछ क्रॉप्स के लिए है, मेनली अनाज, गेहूं और चावल की बात है ये मेनली। तो अब आ सकता है। और दूसरा, इवन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वगैरह में भी वो भी कुछ चीजों के लिए ही है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हिंदुस्तान में काफी सालों से चल रही है, लेकिन जो नया एक्ट है वो उससे उसमें एक नेशनल एक्ट की तरह से आ गया है, पर काफी स्टेट्स में ऑलरेडी अलाउड है। ठीक है। तो हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। गुणवंत जी, अब जो गर्मी चल रही है उसके ऊपर डिस्कस करने से पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आप खेती कर रहे हैं इतने सालों से और शेतकरी संगठन जो मूवमेंट है उससे जुड़े हुए हैं। तो पहले तो आप ये बताइए, आप मैकेनिकल इंजीनियर भी है, तो आप खेती में कैसे चले गए? पहले वहां से शुरू करते हैं, फिर इस मुद्दे पर आ जाएंगे। एक्चुअली मैं खेती में इसलिए कि हम जमींदारी, यहाँ जमींदारी बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा जमीन थी इसलिए हम जमींदार अपने आप को समझते। जैसे बिहार वाली जमींदारी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन थी। मतलब हमारी बड़ी फैमिली थी, मेरे पिताजी और चाचा ऐसे दोनों भाई थे, और ये दोनों भाइयों में करीब करीब 350 एकड़ जमीन थी। और बहुत सारी जमीन हमारी सीलिंग में चली गई। सीलिंग एक्ट के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी सरकार ने हमारी जमीन
निकाल के गरीबों में बांट दिए इंदिरा गांधी के जमाने में, उस शासन में। तो ये था कि हम बड़े जमींदार के घर से आने से जमीन की तरफ अट्रैक्शन था। मैं पढ़ाई लिखाई खत्म करके मैं बेंगलोर में पढ़ा, और पढ़ने के बाद यहाँ आके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ दिन काम करने की कोशिश की एज ए लेक्चरर। और साथ में मेरी जो फैमिली थी ये मूवमेंट से 85 से ज्वाइन थी, और मैं 90 के करीब नांदेड़ आया, और छोटे मोटे अधिवेशनों में वगैरह में जाता था, क्योंकि मेरे बड़े भैया बहुत एक्टिव मेंबर थे यहाँ के नांदेड़ के। तो इस मोमेंट में मैं ज्वाइन हुआ, और ज्वाइन होने से बहुत सारी चीजें जो मेरे दिमाग में भी उल्टी थी तो वो सीधी हो गई। जैसे हम इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए थे तो पिताजी कम से कम पैसे भेजते हैं ऐसा लगता था, क्योंकि जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस है, उसके बच्चों को, मतलब हमारे दोस्तों को ज्यादा मनी ऑर्डर आते थे और मुझे बहुत कम आती थी। तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी कंजूस है और कम पैसे भेजते हैं, इस तरीके का हमारा सोच था। हमको ऐसा लगता था इतनी बड़ी जमीन ये सब होते हुए भी पिताजी क्यों कम खर्चा भेजते हैं। तो इधर आने के बाद, जब 90s में जब पढ़ाई खत्म होने के बाद इधर आने के बाद ऐसा लगा कि भाई जब शेतकरी संघटना को सुना गया, मतलब शरद जोशी के मैंने जब स्पीचेस सुने तो लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और एकदम चित्र बदल गया मेरे मन में भी अलग सी बातें लगने लगी कि पिताजी कंजूस नहीं है, जब तक ये कंजूसी करते नहीं तब तक पैसा दिखेगा नहीं, इस तरीके का ये बिजनेस है, ऐसा लगने लगा। और फिर पिताजी के साथ एक बार मेरा झगड़ा भी हुआ था जब मैं इंजीनियरिंग को था। पिताजी बोलते थे कि भाई तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो मैं आपको चरवाहा बना दूंगा, और ये जो जानवर है उसको आपको पालना पड़ेगा घर में, जो जानवर वगैरह। तो मैं गुस्से में बोलता था कि भाई आप हमारा अपमान क्यों करते हैं, जानवरों को चरवाहा क्यों बनाना चाहते हैं, आप किसान बनाओ ना, हमको खेती पे रखो ना। तो वो बोलते थे कि खेती घाटे का सौदा है, उस पे भेजूंगा तो तेरा कुछ फायदा नहीं होगा, तू मेरा अगर पुत्र है, मेरे दिल का एक टुकड़ा है, तो ये टुकड़े को हम मुश्किल वाली चीजों में कैसे भेजेंगे। तो ऐसी बात वो कहते थे। और वो बोलते थे कि भाई मैं बोलता अभी इतनी सारी जमीन है, हम लोग जमींदार हैं, हम पैसे वाले हैं। तो ये बोलते थे कि जमीन जो है दिखाने के दांत है, खाने के दांत नहीं है। तो मैं जो थोड़ी सी साहूकारी करता हूँ, पैसे की लेन देन करता हूँ, उसके कारण हम लोग रिच दिखते हैं, जमीन के कारण रिच हम लोग है नहीं। हम तो पॉलिटिशियन नहीं, सरकारी नौकरी में हमारे घर में कोई नहीं है, बड़ा व्यापार भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी साहूकारी है, लेन देन चलती है। उस लेन देन की साहूकारी के कारण हम लोग रिच लगते हैं। ये बात उन्होंने जब कही तब मुझे शॉकिंग लगा, और ये मोमेंट में तो धीरे धीरे मैं घुसता गया। बाद में 95 में तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना। बाद में तो 2000 के बाद तो मैं टीचर बना, मतलब ट्रेनर, एज अ शेतकरी संगठन का ट्रेनर ही बना। इस तरीके का मेरा इतिहास है। और बहुत ही मुझे फार्मर्स के साथ रहने के बाद इतना, मैं अगर फार्मर का लड़का भी था तो फार्मर के बारे में विरोध में विचार करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद, ये मोमेंट को देखने के बाद मेरे विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो इसमें ये हुआ कि अपने पिताजी का गलती नहीं है, गलती है तो सरकार की है, नीतियों की है। ये बात पहली बार समझ में आई, और ये समझ आने के बाद मैं पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो गया। ये तो बहुत दिलचस्प बात कही आपने गुणवंत जी, और इसकी ये बहुत ही अनूठा आंदोलन है शेतकरी संगठन, और इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। तो पहले आ जाते हैं ये जो मुद्दा आज का है उस पर। तो ये 3 जो लॉ आए हैं, इनके ऊपर इतना क्यों विरोध हो रहा है, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? हाँ, तो एक एक कानून लेंगे और पहले कानून को समझ लेंगे और उनका विरोध भी समझ लेंगे इस कानून का, राइट। आपने जैसे बोला कि पहला जो कानून आया है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें एक्ट 2020 जो बोलता है, जो एपीएमसी एक्ट है। एपीएमसी क्या है? कृषि उत्पन्न बाजार समिति उसे कहते हैं, कृषि उत्पन्न बाजार समिति बोलते हैं मराठी में भी और हिंदी में भी शायद एपीएमसी को। तो एपीएमसी एक्ट क्या था कि कोई भी फार्मर अपना प्रोड्यूस जब बनाता है खेत में, वो खेत में नहीं बेच सकता है, आपके घर में नहीं उसके घर में नहीं बेच सकता है। उसको बेचने के लिए एपीएमसी में ही
उसका प्रोड्यूस लाना पड़ेगा, उसका जो उत्पाद है वहां लाना पड़ेगा और वहां बेचना पड़ेगा। बाहर अगर बेचता है तो कानूनन गुनाह है। ठीक है, हिंदुस्तान है, वो उतना कानून कड़क से इम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो दूसरी बात है, लेकिन कानूनन वो एपीएमसी में लाके ही बेचना है, ऐसा कानून था। अगर वो बाहर बेचता है तो वायलेशन हो जाता, उस कानून का ये हो जाता था, और उस कारण बाहर कोई खरीदता भी नहीं था, क्योंकि फार्मर्स को तो उतना तकलीफ नहीं होता था, लेकिन खरीदने वाले को तो सामने वाला मतलब एपीएमसी के लोग आके उससे तो या तो पैसा वसूल करते टैक्स का, नहीं तो उससे कुछ हफ्ता मांगते। इस वाली बात थी। ये एक्ट आने के कारण एपीएमसी एक्ट को उन्होंने क्या किया, अभी नए सरकार ने नए कानून में क्या किया, इस कानून को उन्होंने ढीला कर दिया, पूरा कानून निकाला नहीं। शेतकरी संगठन का कहना तो था कि एपीएमसी को अबॉलिश द एपीएमसी एक्ट को ही निकाल दो और पूरा खुला कर दो, कहीं कोई भी कहीं पे भी लाए, कहां पे भी बेचे, मार्केट को एकदम लिबरल कर दो। लेकिन सरकार ने वैसा नहीं किया, एपीएमसी को रखा है, लेकिन ये जो मोनोपोली एक्ट था एपीएमसी का, उसको उन्होंने शिथिल कर दिया कि फार्मर एपीएमसी भी रहेगी, वहां की नौकरशाही भी रहेगी और वो चलेगा, लेकिन दूसरा व्यापारी एपीएमसी के बाहर खरीदी करता है और बाहर बेचता है तो वो कर सकता है, उसको भी वो अपना ट्रेड कर सकता है। इस तरीके का ये कानून आने से हम लोग खुले हो गए और इसको हमने सपोर्ट किया। अब आपका प्रश्न ये है कि इसको विरोध क्यों हो रहा है? विरोध दो राज्यों में ज्यादा वाजबी भी है, मतलब पंजाब और हरियाणा, और बाकी राज्यों में तो जो विरोध हो रहा है बहुत सारा पॉलिटिकल है, और क्यों हो रहा है उसका भी कारण है। देखिए, एपीएमसी कैसा था कि एपीएमसी एक लूटने का अड्डा बन चुका था। वहां पे जो प्रेसिडेंट बनता था वो पॉलिटिकल पार्टी से आता था और वो कार्यकर्ताओं को खिलाने पिलाने के लिए बहुत बड़ा अड्डा बन गया था और किसानों की समाधि बन गई थी वो। वहां कत्ल खाना जो स्लॉटर हाउस बोलते हैं, उस तरीके का किसानों को वहां काटने का तरीका था। ये तरीका होने से वहां पे किसान अपना प्रोड्यूस लेके जाता था और वहां बेचता था। कानून में ऐसा था कि अगर वो घर से वहां तक ला रहा है तो उसके बैलगाड़ी में ला रहा है तो बैलों को चारा दिया जाए, बैलों के रहने की व्यवस्था की जाए, फार्मर्स को रेस्ट हाउस बना दिया जाए। ऐसा कोई बना नहीं, एक्ट में वैसा है। पंजाब में कुछ जगह पे पंजाब में बना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बना और वहां पे बेचा जाता था, यहां तक ठीक है। लेकिन वहां जो भाव मिलता था उसको प्रोड्यूस का, वो जो सरकार बोलेगी वही भाव, उस भाव में आपको खरीदना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, इस तरीके था। मतलब मिनिमम जो एमएसपी का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, इस बात को आप ठीक से समझ लीजिए। एमएसपी अगर हम लोग यहाँ नहीं समझ पाए ये एक्ट में, तो हमको ये आंदोलन का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं कोई प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाता हूं तो उसका भाव तय करने का अधिकार मुझे नहीं है, सरकार को है। सरकार को दिल्ली में जो भाव निकलेगा वो भाव उस एपीएमसी को बताया जाएगा कि कम से कम ये प्राइस में आपको खरीदना है। लेकिन वो जो प्राइस रखी गई है वहां पे, जो प्राइस निकाली गई दिल्ली में, वो जो प्राइस है एकदम कम से कम है, जो बाजार के भाव से बहुत कम है। मतलब जो ओपन मार्केट में जो भाव चल रहे हैं उससे वो कम रहता था। अभी बढ़ रही है प्राइसेस, लेकिन एक जमाने में ऐसा था कि बाजार में बहुत ज्यादा प्राइस, लेकिन एपीएमसी में एकदम कम प्राइस ओपन मार्केट में। लेकिन ओपन मार्केट बना ही नहीं, मतलब महाराष्ट्र जैसे चीजों में बना है, लेकिन बाकी चीजों में नहीं था। लेकिन पहले समझ लीजिए कि एपीएमसी में लाके ही बेचना और सरकार जो भाव बोलेगी उसी में बेचना है। इसमें होता था ये कि समझो मैं कॉटन का हम लोग उदाहरण लेते हैं, कपास मैं अगर बनाता हूं, 1 क्विंटल कपास बनाने के लिए मुझे 6,900 के करीब रुपए लगते हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली है, और राज्य शासन के हमारे जो 4 यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर के, उन्होंने 2016 में ये कॉटन का भाव निकाला था कि 1 क्विंटल कपास बनाने के लिए कितना पैसा लगता है। तो 6,900 के करीब, 995 कुछ, मतलब 7,000 के करीब प्रोडक्शन कॉस्ट है। और केंद्र शासन का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, या यहाँ पे जो कॉटन मोनोपोली एक्ट का जो
फेडरेशन का जो प्राइस था तो वो तो 4,000 था। अच्छा। तो हाँ, तो 7,000 उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, और 4,000 में अगर किसान बेचेगा तो 100 के 60 करना और बाप का नाम चलाना, इस तरीके का सब राज चल रहा था। और इसलिए कॉटन के जो किसान आत्महत्या कर रहे थे तो कोई सीड के कारण नहीं, कोई औषधि के कारण नहीं, तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ही निकलता नहीं था, उसके कारण वो आत्महत्या कर रहे थे। वो 90 से मेरे पास पूरा उसका लेखा जोखा है, पूरा मैंने उसका ग्राफ निकाल के रखा है। तो उसमें ये है कि हर बार जो ओपन मार्केट है, जो वर्ल्ड मार्केट है, WTO के हिसाब से देखा जाए तो जो वर्ल्ड में जो प्राइसेस चल रहे हैं उससे हमको हमेशा कम मिला। 95, 96, 97 के मेरे पास फिगर्स भी है। वर्ल्ड में कपास का भाव 1 क्विंटल का 4,500 रुपए क्विंटल चल रहा था, तब हमको 1,500 रुपए मिल रहा था। मतलब 1 क्विंटल के पीछे 3,000 रुपया कम मिल रहा था। मतलब है एक गांव में अगर 10,000 क्विंटल कपास बनता है तो उस गांव को सरकार की वजह से 3 करोड़ रुपया कम मिल रहा था। मतलब हमारे गांव एक फसल में 3-3 करोड़ को लूटे गए, ऐसा हमने उस टाइम 95 में एक आंदोलन किया था। तो ये जो सरकार कीमतें तय करती है वो इंप्लीमेंट करने का काम एपीएमसी का था, और एपीएमसी तो प्राइसेस तो इतनी लो थी कि हमको वो बेचना बहुत मुश्किल जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, एपीएमसी का कोई कंट्रोल अगर नहीं रहेगा ये कानून के मुताबिक, तो ओपन में हम लोग बेच सकते हैं। अभी सोयाबीन का उदाहरण लीजिए, सोयाबीन का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3,750 है, 800 भी पकड़ लीजिए, 3,800, लेकिन अभी ओपन मार्केट में 4,200 चल रहा है। तो ओपन मार्केट का हिसाब ज्यादा रहता है, लेकिन अगर ये अगर कम रहता, समझ लीजिए कि 3,800 सरकार का भाव है, 3,850, और ओपन मार्केट अगर बहुत ज्यादा फसल आ जाती, हर देश में फसल हो जाती, डिमांड कम रहती, तो भाव 2,500 तक भी आ सकता है, 2,500। तब व्यापारी कैसे खरीदेगा? व्यापारी तो 2,500 से ही खरीदेगा ना। ये जो किसान आंदोलन में लोग बढ़ रहे हैं, एमएसपी के नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसको शिक्षा होनी चाहिए, बरोबर है। तो अगर ओपन मार्केट में व्यापारी 2,500 में खरीद रहा है तो उसको तो शिक्षा हो जाएगी, क्योंकि एमएसपी तो 3,850 है, भाव गिर गए हैं, तो कोई व्यापारी 3,850 से कैसे खरीदेगा? वो गलती केवल सरकार कर सकती है। सरकार की दुकान रहेगी तो सरकार खरीद सकती है, लेकिन ओपन मार्केट वाला कैसे खरीदेगा घाटे का सौदा? तो ये एक्ट में ऐसा है कि ओपन मार्केट में आप जब खरीदते हैं तो कम ज्यादा अगर ऑसोलेशन होता है तो उसका जो भी ओपन मार्केट में रहेगा उससे आपको काम चलाना पड़ेगा। अब भाव ज्यादा है, समझो 4,200 हो गया, 4,200 हो गया तो आपको मिलेगा, 3,850 ही खरीदना चाहिए, ये गलत रहेगा। तो गुणवंत जी, ये जो आपने एग्जाम्पल दिए जैसे सोयाबीन का या कॉटन का, तो ये क्या राज्य सरकार पर निर्भर करता है? क्योंकि अब जैसे हम कर्नाटका में रहते हैं, यहाँ पे तो कोई जैसे हम बैंगलोर के आसपास में बहुत बड़ा टमाटर का बेल्ट है, लेकिन टमाटर के लिए तो कोई एमएसपी नहीं है। हाँ, देखिए कॉटन के लिए क्यों है? या सोयाबीन और कॉटन दोनों ही कोई एसेंशियल क्रॉप नहीं है कंट्री के लिए? ये तो प्याज भी आपको बाकी चीजों में नहीं था, प्याज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में था, ये कानून निकल गया, अभी निकल गया है। सब्जियां जो थी, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिशों ने 20 चीजें छोड़ के ओपन रख के बाकी सभी चीजों में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला था। 20 चीजें उसमें हल्दी थी, गुड़ था, जागरी थी, ब्लैक पेपर था, ये कुछ चीजें छोड़ के, मतलब वो ओपन मार्केट में आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसको प्राइस कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सब चीजें उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका राज था और उनको लगा कि वर्ल्ड वॉर के कारण सब कमोडिटीज कम हो जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन उन्होंने शायद ब्रिटिश इंडिया में लगाया होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शायद कर्नाटका में, मैसूर स्टेट में तो नहीं होगा उनका लॉ। नहीं, हाँ, जब ब्रिटिश थे ना
तब उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम लगाया। बाद में ये हुआ कि जब स्वतंत्र भारत हुआ तब वही कानून चलता रहा। बाद में इंदिरा गांधी ने खाली 3 चीजों को ओपन रखा, उसमें भी काली मिरी मतलब पेपर, और जागरी मतलब गुड़, और तीसरा जो था हल्दी टर्मरिक, ये तीनों को ओपन मार्केट में रखा। अब बाकी सभी चीजों को उन्होंने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला, जहां तक कि पैच को भी डाला। पैच के आंदोलन वगैरह, पैच का थोड़ा मोनोपोली था महाराष्ट्र का। यही मेरे को लग रहा है भगवान जी कि ये काफी चीजें मुझे लग रहा है जैसे बॉम्बे स्टेट में, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे बॉम्बे स्टेट थी, तो बॉम्बे स्टेट से महाराष्ट्र में आई होंगी। अब जैसे केरला में तो काली मिर्च क्या, कोई भी जो मसाले हैं वो कोई भी एमएसपी के हिसाब से नहीं बिकते। नहीं, वैसा है नहीं। कानून तो है, पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून है, और एग्रीकल्चर इज द स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता है, बराबर है, लेकिन है नहीं। अच्छा, इट्स नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट। जब उन्होंने अभी ये 3 कानून आए हैं, बराबर, 3 कानून तो पूरे हिंदुस्तान के लिए आए हैं, और उस कानून में उन्होंने लिखा है कि हर स्टेट को ये सुविधा है कि आप ये कानून इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते, ऑप्शन में रखा है। अच्छा, तो अभी महाराष्ट्र में ये 3 कानून के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सरकार है वो तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार या शिवसेना के साथ अलायंस की वाली सरकार है, तो इन्होंने उसको विरोध किया है। वो कानून आज ये 3 कानून महाराष्ट्र में जबकि इंप्लीमेंट होना चाहिए, उन्होंने अभी शिथिल रखा है, उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। इसके विरोध में आंदोलन के लिए तैयार है। ये पॉलिटिकल इश्यू हो गया। ठीक, हाँ, तो इसलिए ये स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन है पूरे कानून तो सेंट्रल के ही है, पूरे कानून तो सेंट्रल के ही है। नहीं, लेकिन हर स्टेट में कुछ जैसे अलग अलग चीजें तो है ही। अब जैसे बिहार ने एपीएमसी 10 साल हो गया अबॉलिश किए हुए। बराबर है कि स्टेट को वो राइट्स थे कि वो उन्होंने निकाल, जैसे बिहार ने एपीएमसी को 10 साल पहले निकाल दिया है, बराबर। महाराष्ट्र में ये स्टेट ने उन्होंने रखा है, लेकिन सेंट्रल में तो ये कानून था। सेंट्रल में तो कानून है, वो मैं मानता हूँ, वो मैं कह रहा हूँ ये शायद वो कानून है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट बाय स्टेट थोड़ा अलग अलग है। हाँ, लेकिन होता है ये कि पूरे, आप समझो, बराबर है आपका कहना ही है, लेकिन कपास के बारे में वैसे ही हुआ था कि महाराष्ट्र में 95 के मैं फिगर्स देता हूँ, 96, 97 के, महाराष्ट्र में कपास सरकार खरीदती थी। यहाँ पे कॉटन फेडरेशन था, और यहाँ किसी व्यापारी को कॉटन खरीदने का अधिकार नहीं था स्टेट की वजह। और अभी भी ऐसा ही है, अभी कानून है, लेकिन उस कानून को उन्होंने शिथिल किया, थोड़ा ठंडा किया। कानून तो आज भी है, अच्छा, लेकिन उन्होंने अभी वो कानून को बोल दिया कि नहीं, उसको नजरअंदाज करेंगे बेसिकली। हाँ, स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कानून तो है। हाँ, तो हुआ ये है कि बाजू के आंध्र प्रदेश में, जब तेलंगाना नहीं था हमारे बाजू में, आंध्र प्रदेश था नाम, अभी तो वो नाम चेंज हो गया ना, तेलंगाना हुआ, बराबर। हाँ जी, हाँ, आंध्र प्रदेश में 2500 भाव था। तो हम जब कपास महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश लेके जाते तो पुलिस पकड़ती थी। हाँ, कि स्टेट इंटरवेंशन था, और उसमें क्या, तो राज्यबंदी थी, तो हमारे राज्य से वो राज्य में कपास नहीं लेके जाते, तो या तो हमको हथकड़ी पड़ती थी, हमारा कपास जब्त हो जाता था। जबकि हमने अपना कपास दिन में लगाया, दिन में उगाया, और दिन में हम लोग लेके जा रहे, तो चोरी का कपास ऐसा नाम आता था। पेपर वाले भी लिखते थे कि चोरी का कपास लेके जाते हुए पुलिस ने पकड़ा, इतनी गाड़ियां, इतने क्विंटल। सरकार उसको इस तरह से देख रही है कि भाई हमने आपको परमिशन दी है लगाने की, लाइसेंस वाला हिसाब हो गया कि आप कपास उगा रहे हैं तो अब हमारी मर्जी से, जैसे अंग्रेजों के जमाने में नील की खेती और अफीम की खेती होती थी। एकदम सही, जो बाद में आंदोलन हुआ नील का, वैसे ही। हाँ, नहीं, ये वो तो एक बिल्कुल बेवकूफाना चीज है, और मेरे को लगता है इसके लिए तो सरकारें बिल्कुल गिर जानी चाहिए। इस टाइप की हरकतें ये लोग कर रहे थे, और मेरे ख्याल से नए बिल में इसीलिए मुझे लगता है सेंटर का डेफिनेटली रोल है कि अगर स्टेट सब्जेक्ट भी हो तो इंटर स्टेट ट्रेड तो सेंटर बोल सकता है कि भाई कोई भी स्टेट के बीच में तो वो सेंटर के बीच आती है। हाँ, जीएसटी के बारे में हो रहा है, वैसे एग्रीकल्चर के बारे में क्यों ना हो, पूरा स्टेट एक होना चाहिए। दूसरा, आप जैसे मैं कपास का उदाहरण दिया,
पंजाब से आप गेहूं यहाँ नहीं ला सकते थे। अच्छा। हाँ, और आंध्र प्रदेश में राइस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, हमारी बाजू में तेलंगाना में, आज के पहले आंध्र प्रदेश था वो। तो वहां से अगर राइस हम लाते थे, मेरे 2 बहनें उधर थी, आंध्र प्रदेश में थी, उनकी ससुराल उधर थी, तो जब हमारा कोई आदमी बहन को बुलाने के लिए जाता था, चुरा के वो सूटकेस में 2-4 केजी लेके आता था, और सूटकेस अगर पकड़ी गई तो वो मेरी नहीं है, छोड़ के आता था। हाँ, ये तो मुझे भी याद है कि जब हम छोटे थे तो ट्रेन में जो है पुलिस वाले कभी कभी, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी घर से चावल लाते थे, तो ये मुझे याद है कि चावल लाना अलाउड नहीं था। नहीं, अलाउड नहीं था। मतलब मुझे याद है कि 2014 में फिर से उन्होंने चावल को बैन किया था, और मेरे मित्र है लोक सत्ता पार्टी के डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, जो आंध्र प्रदेश के विधायक भी रह चुके हैं, तो उन्होंने वहां से चावल लेके आए, और बॉर्डर में जाके मैंने वो चावल रिसीव किया, तब हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई। अच्छा। 2014 की बात बता रहा हूँ। हमारे जो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, ये खासदार थे 89 में, मतलब वीपी सिंह के जमाने में। तो वो खासदार थे, राज्यसभा मेंबर थे, तो उन्होंने गेहूं लेके जाने की कोशिश की बाजू के राज्य में, तो उनके ऊपर केस अभी भी है, मतलब अभी तक थी वो केस। वो खुद खासदार थे, वो बाद में जाके राज्यसभा में बात किए कि भाई मैं अपना गेहूं, मेरा प्रोड्यूस बाजू के राज्य में क्यों नहीं लेके जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज गुणवंत जी, हमारे शायद श्रोताओं के लिए नहीं है, और मेरे ख्याल से काफी शॉकिंग भी है कि इस तरीके की चीज आज की डेट में भी होती है हिंदुस्तान में। लेकिन अब तो फिर तो ये लॉ बहुत अच्छा है ना, जिसने इन चीजों को अलाउ किया है। तो देखिए, किसान के विरोध में 287 कानून है जो शेड्यूल 9 में लिखे हैं। उसमें से ये जो 3 कानून है, ये 3 कानून को खाली ढीला किया गया। हम जेल में थे और एकदम एक कोठड़ी में थे, वो कोठड़ी से बाहर निकाला गया, और बाउंड्री वॉल तो आज भी है। नहीं, तो मैं आपकी बात समझता हूँ, आप कहेंगे बाकी 284 कानून भी आप ढीले कीजिए या हटाइए, लेकिन अभी जो किसान आंदोलन की मांग है वो तो यह है कि इन 3 कानून को भी रखिए। तो ये कुछ ऐसा हो गया है क्या कि चिड़िया बोल रही है मुझे पिंजरा बहुत पसंद है? एकदम 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 आप सही बात कर रहे हैं कि हमको वही कानून, मतलब समझो, हम हमारे शरद ऋषि साहब उदाहरण देते थे, आप अगर शेर है, आपको बांध दिया गया है, और शेर, आप अगर शेर है, किसान अगर शेर है, तो उसको छोड़ो, तो लेकिन शेर को पिंजरे में डेली से मटन खिलाया जा रहा है, सब कुछ खिलाया जा रहा है, फिर भी पिंजरा खोलने के बाद शेर भाग जाएगा और वापस नहीं आएगा। बराबर, क्योंकि वो स्वतंत्रता चाहता है, फ्रीडम चाहता है। अगर कुत्ता है, कुत्ते को पिंजरे में रखिए और डेली आराम से खिलाइए और छोड़ दीजिए, तो भागेगा नहीं, दुम हिला के वापस आ जाएगा। तो यही बात हुई कि आपको शेर बनना है या कुत्ता बनना है। तो आपको सरकार खिलाएगी, माए बाप सरकार। अरे घर में माए बाप है ना हमारे पास, दूसरा बाप कहां से लाएंगे हम? तो फिर मुझे बताइए, तो अभी आप महाराष्ट्र में, आप तो किसान आंदोलन में जुड़े हैं, तो महाराष्ट्र के किसान सपोर्ट कर रहे हैं इन तीनों कानून का? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ जिस दिन ये एक्ट निकल गया, तब सब जो भी सोयाबीन के प्लांट वाले वगैरह व्यापारी थे, वो पहले से ही सोयाबीन खरीदते थे, 100 रुपया ज्यादा दे के खरीदते थे, किसानों को ज्यादा देते थे, क्योंकि एपीएमसी एक्ट उनको लागू नहीं होगा ऐसा सोचते थे। लेकिन एपीएमसी वाले वहां जाते थे और उनको बोलते थे, या तो पूरी फीस दे दो जितना आपने खरीदी किया किसानों से, नहीं तो मुझे हफ्ता दे दो। वो ये कानून के कारण ये लोग खुले हो गए। खुले होने से खाली पहले सोयाबीन प्लांट वाले ही खरीदते थे, अभी यहाँ पे रोड पे हर एक तालुका में रोड पे बोर्ड लग गए कि यहाँ सोयाबीन खरीदी चालू हो गई है, आप यहाँ बेच सकते हैं। मतलब रास्ते में व्यापारी खरीदना शुरू कर दिए। अच्छा, आपकी सरकार, यहाँ की महाराष्ट्र सरकार चाहती नहीं कि ये कानून इंप्लीमेंट करे, लेकिन लोग तो शुरू कर दिए, क्योंकि कानून आ गया तो हम ओपन में खरीदी शुरू कर दिए। प्लांट वाले ओपन में खरीदी शुरू कर दिए, एपीएमसी को बोल रहे कि कानून आ गया, तुम हमको अड़ा नहीं सकते हो, हमसे हफ्ता नहीं मांग सकते हो या मार्केट फी नहीं मांग सकते हो। ये चमत्कार हो गया महाराष्ट्र के लिए।
लेकिन पंजाब और हरियाणा का प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे तो खाली गेहूं ज्यादा से प्रोड्यूस होता था, तिलहन या मस्टर्ड ज्यादा प्रोड्यूस होता था, या चावल प्रोड्यूस होता था। और खरीदार कौन था वहां पे? मार्केट में बेचते, वो खाली एपीएमसी मार्केट में बेचते थे, ओपन मार्केट में किसान तो बेचते नहीं थे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ओपन मार्केट है ही नहीं, ओपन खरीदी होती ही नहीं है। गए 50 साल में सरकार वो खरीदती है और फुकट में इधर बांटती है, 2 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं, मतलब इस पे क्या बोलते हैं, कूपन की दुकान पे या पीडीएस के मार्फत फुकट में या सस्ते में बेचती है, और किसानों से तो सब्सिडाइज लेती है। लेकिन 50 साल में पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को जो लागत मूल्य मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं। हमने चंडीगढ़ में जाके भी आंदोलन किया कनक के लिए, गेहूं के लिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है गुडमन जी, एटलीस्ट लास्ट 3-4 साल से ओपन मार्केट से एमएसपी हमेशा ज्यादा रही है। हाँ, यूपी बिहार का जो नंबर है अभी आज की डेट में, एमएसपी जो है, और फिर भी ओपन मार्केट में बिक रहा है, क्योंकि एमएसपी पे सरकार का जो भी दाम है, पंजाब हरियाणा में तो खैर खरीदारी पूरी होती है, लेकिन जैसे यूपी को ले लीजिए, यूपी में बहुत ही कम अनाज एमएसपी पर बिकता है क्योंकि प्रोक्योरमेंट उतना है ही नहीं, लेकिन एमएसपी ओपन मार्केट के प्राइस से बहुत ज्यादा है। हाँ, नहीं, अभी सरकारों ने बढ़ाई है, बराबर है। हाँ, ये कुछ 2006 से यूपीए सरकार का एक काम यही था, उन्होंने एमएसपी बहुत बढ़ाई थी, आपको अगर याद हो तो 2004-5 के बाद में आप लोगों के आंदोलन वगैरह की वजह से ही हुआ होगा ये सब, मेरे को लगता है। हमारे आंदोलन के कारण उन्होंने, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि कपास के बारे में या सोयाबीन के बारे में, सोयाबीन के तो भाव अभी बहुत बढ़ गए, एमएसपी के बहुत बढ़ गए, अभी ओपन मार्केट के करीब करीब लाने की कोशिश वो चल रही है। लेकिन अगर कुछ कम ज्यादा हो जाता है, अगर तो ओपन मार्केट कब गिरता है तो एकदम बवाल मच जाएगा, क्योंकि खरीदेगा कौन? क्योंकि आप कह रहे हैं ओपन मार्केट भी उन इलाकों में डेवलप्ड है नहीं अभी। हाँ, अभी है नहीं। हाँ, पंजाब और हरियाणा में डेवलप नहीं होने के कारण उनको ये डर लग रहा है कि एपीएमसी अगर बंद हो जाए कि हम बेचेंगे कहाँ। ये डर है, लेकिन ये डर के बाद भी खुशी है, बोलते हैं ना तो डर के बाद भी जीत है। लेकिन ये डरना नहीं चाहिए, पंजाब और हरियाणा के किसान डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर ओपन मार्केट बनता है वहां पे तो गेहूं का भाव अगर अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और किसानों को बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, उसका लागत मूल्य मिलेगा। लेकिन ये एक्ट होने के बावजूद भी सरकार ने क्या कहा है कि हम एपीएमसी बंद नहीं करेंगे, एपीएमसी में खरीदी करेंगे और एमएसपी भी देंगे, तो पंजाब का प्रॉब्लम तो 1 मिनट में सॉल्व हो गया। बिल्कुल, बावजूद उसके विरोध कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल विरोध है। लेकिन सरकार ने ये एक्ट होने के बाद भी सरकार ने तो बंद नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को खरीदने का चांस देंगे। ठीक है भाई, वो भी खरीदो, ये दोनों में कंपटीशन होने दो। लेकिन कहीं पे भरोसे की शायद कमी है ना, फिर उनको लग रहा है कि बंद होने वाली, अभी तो कहने की बात है। हाँ, सरकार की थोड़ी सी गलती ये हुई है कि ये बिल आने से पहले उन्होंने जो किसानों में जो जागृति करनी चाहिए थी कि भाई इस टाइप का है, वो एक कैंपेन लगाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया, बस इतनी गलती है। लेकिन ये आंदोलन के कारण ये कानून को अगर फिर से अगर पुराने तरीके से ढल दिया जाए तो हम लोग कोई कॉम्पिटेंट नहीं रहेंगे, हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय होगा। जो जेल की कोठड़ी में थे फिर से कोठड़ी में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि एक तो हिंदुस्तान बहुत विविध देश भी है और हर प्रदेश की अपनी अपनी समस्याएं हैं, जैसे आपने बोला महाराष्ट्र में कॉटन की समस्या है जो कि आंध्रा में नहीं है ना। हाँ, तो ये हर सेम ही क्रॉप की जो है 2 अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रॉब्लम होती है। प्याज वगैरह का या चीजों पे महाराष्ट्र में काफी हमेशा से प्रॉब्लम रहा है क्योंकि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी महाराष्ट्र है, लेकिन कर्नाटका में जैसे नहीं है ये सब दिक्कतें। या अगर मसालों की ले ली जाए तो केरल में तो ये सब कुछ सिस्टम ही नहीं है और वहां पे सब चल रहा है। तो क्या सरकार को ये अशोक गुलाटी जी का एक रिसेंट आर्टिकल भी था कि क्या केंद्र सरकार को हर राज्य सरकार को बोल देना चाहिए था कि भाई एमएसपी का बजट भी आपका है, आप मैनेज करो और आप चाहते हो तो हटा लो। इसमें केंद्र सरकार को दखल देने की क्या जरूरत थी एक साथ पूरे देश के लिए?
नहीं 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 नहीं, ये सब गलत है। ये देखिए, पूरा देश एक गलत है आपको लगता है? ना, पूरा देश एक है, और देश एक के लिए ये कानून अगर किसान के लिए रहे तो अच्छी बात है ना, बुरी नहीं है। इसमें जो स्टेट का जो ये था, अलग अलग कानून बनाने का था, सही देखा जाए तो ठीक है, स्टेट को कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उतना कॉम्पिटिटिव अगर स्टेट है तब ठीक है। दो राज्यों में अगर स्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, तो ये ठीक है, लेकिन कानून तो सेंट्रल में बनाते हैं। अगर यहाँ पे हो जाए तो ये सब किसान के ऊपर अन्याय हो जाएगा। मैं देखो, खाली महाराष्ट्र में प्याज बनती है ऐसा नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र में प्याज का मोनोपोली हो सकता है, इसमें ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन प्याज हमेशा आंदोलन में क्यों आते रहता है? प्याज हमेशा सरकारें क्यों गिराता है? उसका कारण है कि प्याज का मोनोपोली है महाराष्ट्र का, या प्याज ये जो फसल है उसमें कंपटीशन महाराष्ट्र छोड़ के कहीं नहीं है, बराबर है। हम क्या कहते हैं कि प्याज अगर 100 रुपए होती है तो ग्राहक रोना नहीं चाहिए। प्याज अगर 5 रुपए केजी होती है तो किसान भी नहीं रोएगा। कब नहीं रोएगा? कि ये अगर ओपन रहेगा, सरकार अगर इंटरवेंशन नहीं करते। 100 रुपए जब प्याज बन जाती है या 100 रुपए तक प्याज का भाव चला जाता है तो सब मीडिया, शहर वाले गले में प्याज की माला डाल के घूमते हैं कि प्याज महंगी हो गई है, और प्याज महंगी हो गई तो उसमें सरकारें गिरती है, सरकार बाहर से पाकिस्तान से प्याज लेके आती है और यहाँ के भाव गिराती है। जब 5 रुपए प्याज का भाव हो जाता है तब किसान की तरफ कोई देखता नहीं, वो रास्ते पे दाल फेंकता है, इधर फेंकता है, अब बस सिंपैथी दिखाई जाती है, उसको कुछ नहीं होता है। हम क्या कहते हैं कि 100 रुपए अगर प्याज हो जाए तो आप मत रोइए, 5 रुपए प्याज हो जाएगी तो हम नहीं रोएंगे। जब 100 रुपए हो जाएगी तब हम कवर कर लेंगे, 5 रुपए हो जाएगी तो हम सहन कर लेंगे। और वैसे आपने क्योंकि प्याज का जिक्र किया तो आई थिंक यहाँ पे मेंशन करना चाहिए ना गुणवंत जी, शायद जिस टाइम पे ये 3 लॉ आए उसी टाइम पे सरकार ने प्याज का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। हाँ, तब हमने बीजेपी सरकार को, हमने मोदी सरकार को हमने कहा था कि आपने अभी लॉ इंप्लीमेंट किया, ये लॉ को ठीक तरह से इंप्लीमेंट कीजिए। उस लॉ के मुताबिक आप वायलेशन कर रहे हैं कि आप प्याज को इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं? प्याज को इंपोर्ट करना गलत है। ये अगर आंदोलन में इन्होंने ये मुद्दा रखा तो मैं सपोर्ट में रहता, आज मैं भी दिल्ली में रहता। लेकिन इन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। ये जो आंदोलनकारी कह रहे हैं ये तो पूरे लेफ्टिस्ट है। हाँ, इन्होंने ऐसा नहीं बोला। ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बैन नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि जो पहले की सिचुएशन थी वो ठीक है, जबकि आप कह रहे हैं जो पहले की सिचुएशन थी वो तो पिंजरे के कैदी वाली सिचुएशन है। नहीं, देखिए, पहले की सिचुएशन ठीक रहती तो इतने आत्महत्या कैसी होती? हर आत्महत्या का कारण नहीं, लेकिन आत्महत्या पंजाब में नहीं होती है ना, तो यही मैं कह रहा हूँ कि हर राज्य की स्थिति भी अलग है। पंजाब के फार्मर तो अमीर हैं। देखिए साहब, ऐसी नहीं है आप जैसे बोल रहे हैं ना, अब क्यों नहीं है? इकोनॉमिकली सोचिए, पंजाब की स्थिति वैसी ही है। अगर पूरे पंजाबी खेती के ऊपर निर्भर रहते, इंग्लैंड में जाके टैक्सी नहीं चलाते, कनाडा में जाके कुछ व्यवहार नहीं करते, और आज के डेट में अमेरिका में सबसे ज्यादा अच्छे किसान जो है वो पंजाबीज है। दे आर वेरी हार्ड वर्कर्स। पंजाबी बहुत हार्ड वर्कर किसान है, और वो यहाँ पे अगर फार्म में कुछ नहीं मिलता नहीं तो कनाडा में जाके खेती कर रहा है, साउथ अफ्रीका में जाके खेती कर रहा है, और अमेरिका में जो भी अच्छे किसान है वो सब पंजाबी है साहब। ऑस्ट्रेलिया में जाइए, पंजाब के किसान आज के डेट में तमिलनाडु में लीज पे खेती लेके खेती कर रहे हैं। अगर पंजाब फायदे का रहता तो कोई इंग्लैंड नहीं जाता, कोई कनाडा नहीं जाता, वहां पे खेती करता और बहुत आराम से रहता, मेरे देश की धरती बोलते रहता। वो नहीं बोलता है, वो वहां से मनी ऑर्डर भेजता है, कनाडा से, इंग्लैंड से भेजता है, और यहाँ पे खेती चल। जैसे इजराइल है, सब इजराइल में तो पूरे जूस है, पूरे जूस इतने हाईली इंटेलेक्चुअल है, हर देश में अच्छा अच्छा काम करते हैं, अच्छी पोस्ट पे, वो जो पैसा भेज रहे हैं, इजराइल में एक्सपेरिमेंट हो रहा है खेती के ऊपर। खेती वहां के फायदे में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहां किसानों को इतना भाव दिया जाता है, वो सब ठीक है। देखिए अमेरिका में किसान कितने बचे हैं? पूरी आबादी से अगर आंकड़ा निकालते 2% लोग ही खेती के ऊपर
है। 2% लोग ही खेती करते हैं। 98% लोग खेती से निकल चुके हैं गए 300 साल में। और जो खेती पे बच गए 2% लोग, वो भी खेती नहीं करना चाहते। क्यों? मैंने वहां के किसान को पूछा तो बोलता है कि मैं वहां तो सीलिंग एक्ट नहीं है, हजारों एकड़ जमीन है एक एक किसान के पास, क्योंकि 2% ही लोग लैंड होल्डिंग करते हैं। पूरे लोग खेती से बाहर निकल चुके हैं। 2% लोग खेती करना नहीं चाहते। क्यों? वहां के किसान के बेटे के साथ या बेटी के साथ शहर वाला कोई न्यूयॉर्क वाला लड़का डेटिंग नहीं करता है। इतनी बुरी हालत है, मतलब उसके साथ कोई शादी के लिए तैयार नहीं होता है। बराबर। तो 2% जो लोग किसान बच गए हैं, वो चाह रहे कि हम खेती नहीं करेंगे। तो अमेरिकन सरकार उनको खेती में रहने के लिए कितनी सब्सिडी देती है? 35% सब्सिडी देती है कि आप किसान ही बने रहिए, हम 98% जो लोग खेती से बाहर निकल गए हैं उनको टैक्स लगाएंगे, उनका टैक्स आपको देंगे। सब्सिडी का मतलब क्या है? सब्सिडी का मतलब सरकार ने दी गई मदद को सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी का मतलब क्या है? सब्सिडी मतलब फुकट में सरकार जो आपको देती है कि भाई आपका कोई कीमत है नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप वहां पे टिके रहे, आप वहां बने रहे, उसके लिए जो पैसा देती है वो 35% देती है अमेरिकन सरकार। वर्ल्ड मार्केट में जो किसान के लागत मूल्य मिलता है, वर्ल्ड मार्केट में जो प्राइस है उससे 30% ज्यादा देती है। समझो कपास का भाव वर्ल्ड मार्केट में 7,000 रुपए है, तो सरकार उसको 30% ऐड करके अमेरिकन किसानों को देती है। सोयाबीन के बारे में मैंने देखा है, कपास के बारे में देखा है। 30% सब्सिडी है, पॉजिटिव सब्सिडी है। यूरोप में 65% पॉजिटिव सब्सिडी है। 100 रुपए का माल अगर आप वर्ल्ड मार्केट में बेचते, 100 रुपए मिलते, तो यूरोप सरकार आपको 165 देगी। जापान सरकार 100 रुपए के लिए आपको 190 देगी। इसलिए जापान में इंच इंच पे खेती होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा भी किया जाए तो उसको दुगना मिल जाएगा। 100 का 190 मिल जाएगा। वर्ल्ड मार्केट का जो प्राइस है उससे ज्यादा मिलता है। इसलिए जापान का स्टोरी तो बहुत अच्छा स्टोरी है कि 1921 में जब जापान स्वतंत्र हुआ, तब उसके अध्यक्ष ने कहा कि भाई हमको अगर देश को आगे चलना है तो क्या करना पड़ेगा। 1921 में जापान इतना टेक्नोलॉजी वाला देश नहीं था। 1921 में जब स्वतंत्र हुआ, तब वहां के नए प्रेसिडेंट ने सब ब्यूरोक्रेट्स को इकट्ठा किया और बोला कि भाई देश को आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर को पूरा छूट दे दो। चावल का भाव, वहां पर राइस बहुत बड़े पैमाने पे है, तो चावल का भाव वर्ल्ड मार्केट से 5 गुना कर दो। आज के डेट में भी वहां पे राइस वर्ल्ड मार्केट से 5 गुना या कम से कम 2 गुना में आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा महंगा फूड जापान में मिलेगा आपको। आप जापान कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु लेके जाइए तो वहां कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की चेक नहीं होगी कस्टम में, लेकिन आप अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके जाएंगे तो आपको कस्टम पकड़ेगा। वो बोलेगा नहीं, आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वहां बहुत महंगा है। और 1921 में ये क्रांति होने से किसानों के पास इतना पैसा आया कि अगर वर्ल्ड मार्केट में 100 मिलता है तो जापान सरकार उसको 500 मिलने की सुविधा कर दी है। तो किसानों के पास इतना पैसा आया कि उन्होंने बच्चों को बोला कि भाई हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे। और यूरोप में जो टेक्नोलॉजिकल क्रांति हो रही है, वहां जाके आप टेक्नोलॉजी का अभ्यास कीजिए और वापस आइए और यहाँ पे फैक्ट्रियां वगैरह निकालिए, वो इंप्लीमेंट कीजिए। तब वो सब बच्चे उधर गए, सर कोई बैंक से कर्जा नहीं लिया, उन्होंने पिताजी के पैसे से पढ़ने गए और पिताजी के पैसे से वापस आके उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री शुरू की। और कॉटेज इंडस्ट्री इतनी बड़ी, एक किसान की फैक्ट्री, किसान से निकला हुआ प्रोड्यूस, उससे निकला हुआ बच्चा, मतलब वहां यूरोप में पढ़ के आता और यहाँ आके छोटी छोटी फैक्ट्रियां शुरू करता है। मित्सुबिशी लीजिए, सोनी लीजिए, कोई भी लीजिए, उसका हिस्ट्री देखिए तो वो किसान की फैक्ट्री है। एक जमाने किसान है के परिवार के लोग
कहिए। हाँ, पर गुणवंत जी, वो तो आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो सब लोगों के लिए सच है, क्योंकि पहले सभी लोग खेती करते थे, तो हर किसी के पूर्वज कहीं ना कहीं तो किसान रहेंगे ही। बहुत कम लोग होंगे जिनके पूर्वज किसान नहीं होंगे। हाँ, एकदम पूर्वज की बात नहीं कह रहा हूं कि 1921 से लेकर आज तक जापान में किसान के प्रोड्यूस को, मैं अभी बोल रहा हूं ना, सब्सिडी 100 रुपए का वो 190 मिलता है वहां पे। आज के डेट में भी किसान के प्रोड्यूस को वहां रिस्पेक्ट किया जाता है और ज्यादा दिया जाता है, ताकि किसान वहां टिका रहे और खेती करता रहे। अब इसमें लेकिन एक चीज सोचने वाली है ना गुणवंत जी, कि एक तो ये चीज है कि पहले तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें, क्योंकि पूरे दुनिया में सब्सिडीज बहुत ज्यादा हैं, हाँ, तो शायद फ्री ट्रेड हम शायद एग्रीकल्चर कमोडिटी का फ्री ट्रेड नहीं कर सकते, तो सरकार की हमें दखल अंदाजी कुछ तो चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बाहर के देश का प्रोड्यूस जो कि सब्सिडाइज्ड है वो ऑब्वियसली हमारे प्रोड्यूस से सस्ता हो जाएगा। एक ये थोड़ी सी दिक्कत है। और दूसरी एक ये चीज कि दूसरे देशों में क्योंकि किसान बहुत कम हैं, तो उनको किसान बने रहने की बहुत जरूरत है, जिसके लिए वो सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे देश का सिचुएशन लेकिन उल्टा है कि अभी हमारे देश में अभी भी 50% किसान हैं, और शायद हम तो चाहेंगे कि जैसे बाकी देशों ने और दूसरे सेक्टर्स में लोगों ने मूवमेंट किया है, हमारे किसानों के बच्चे भी इंडस्ट्रियलिस्ट बने, कल को प्रोफेशनल्स बने, कंपनियां शुरू करें या फिर नौकरशाही करें, अलग अलग कार्य करें। लेकिन हम उनको सब्सिडी देके या जोर जबरदस्ती करके किसान बने देना चाहते हैं, तो हमारी सब्सिडी थोड़ा उल्टा काम कर रही है शायद। एकदम सही है। मैंने 2-3 देशों का उदाहरण दिया कि पहले अमेरिका में 35% सब्सिडी है, यूरोप में 65 है और जापान में 190 है, बराबर 90% सब्सिडी है। तो आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि हिंदुस्तान में कितनी है। तो मैं बोलूंगा कि हिंदुस्तान में -72% सब्सिडी है। अच्छा, मतलब 100 रुपए वर्ल्ड मार्केट में किसी चीज को 100 रुपए अगर मिलते मेरे प्रोड्यूस को, तो इंडियन मार्केट में खाली 27 रुपए मिलते। नहीं, पर ये कंपैरिजन थोड़ा सा गलत है ना, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट का प्राइस जो है वो सब्सिडी से इम्पैक्टेड प्राइस है, वो असली फ्री मार्केट प्राइस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ना, क्योंकि आप ही ने बताया ना कि जैसे अमेरिका, यूरोप और जापान वाली सरकारें प्राइस डिस्काउंट करती हैं सब्सिडी डाल के, तो एक तरह से प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड भी तो है। नहीं, मैं उसमें आ जाता हूँ। देखिए, तो ये सब्सिडीज इतनी थी कि वहां 65%, वहां 35%, यहाँ 90%, बराबर। और हमको कितनी, हमने जब गैट करार पे साइन किया 91 में, 93 में हमने जब अग्रीमेंट लागू करना शुरू हुआ, तो उस अग्रीमेंट में प्रणब मुखर्जी जब कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा है कि भाई -72%, मतलब गैट के सामने जब गया तो ये आंकड़ा तो ये निकला -72% सब्सिडी हिंदुस्तान के किसान। तो हमने क्या कहा, सूट सब्सिडी हमको नहीं चाहिए, डिस्काउंट नहीं चाहिए, सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको हमारे पसीने का दाम चाहिए, हमारा कहना था। ठीक, लेकिन जो 2000 के दशक में एमएसपी बढ़ा है, उससे पहले की कहानी है ना, आज की कहानी तो नहीं। ये कहानी वो कहानी से बिल्कुल लिंकिंग है, अभी कहानी बदली नहीं है साहब। अच्छा, थोड़ा अभी चेंजेस क्या हो रहा है, मैं भी वो मुझे कंटिन्यू करने दीजिए, मैं वो कहानी तक आ जाऊंगा। देखिए, और ये कहानी थी तब WTO में ये था कि कोई भी देश 10% के ऊपर सब्सिडी नहीं दे सकता। अच्छा, बराबर। तो अमेरिका का सब्सिडी 35 से 10 पे आना पड़ेगा, यूरोप का 65 से 10 पे आना पड़ेगा, और जापान का 90 से 10 पे आना पड़ेगा। और हमारा क्या होगा, -72 से हमको 10 पे आ सकते हैं। ठीक है, हमारा फायदा कितना होगा, 80% का फायदा होगा, 80% का, कम से कम। ठीक है, 82% का। तो हमने क्या कहा कि हमको तो सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको 100 का 100 भी मिला तो हम फायदे में। जब इतना घाटा होते हुए भी हम खेती कर रहे हैं, तो हम में कोई दम है, बराबर है, हम में कोई दम है कि टिके हुए आज के डेट में। कुछ लोग हमारे भाई आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी हम खेती छोड़ रहे नहीं है। क्यों छोड़ रहे नहीं है? क्योंकि हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, हमारे प्रोड्यूस का भाव नहीं है। हम कुछ करने जाते हैं तो अलग अलग कानून थे। अब दूसरा जो कानून, हम पहले कानून में अटक गए कि एपीएमसी वाले, दूसरा जो कानून है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड एश्योरेंस के बारे में, कि भाव ठहराने का अधिकार हमारे पास नहीं था, वहां पे मार्केट में लाके बेचने का ही
प्रोविजन था, और फूड प्रोसेसिंग के लिए इतने लाइसेंसेस थे कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के मुताबिक हम कोई कारखाना नहीं डाल सकते थे। देखो, एरोप्लेन का कारखाना डालने के लिए मुझे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहां के डीआईसी में मुझे परमिशन मिल सकती है, लेकिन शुगर फैक्ट्री डालने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, राइस मिल डालने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। सभी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थे। कोई भी एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन पूरी लाइसेंसिंग सेंट्रल में है। अच्छा, ये कानून से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो तीसरा कानून आपने बताया, वो जो शिथिल किया गया, उस कानून के मुताबिक किसान को प्रोसेसिंग करने का सुविधा इस कानून में मिलती है। लेकिन दुर्दैव है इस देश का, मैं जब ये कानून के बारे में लोकसभा की चर्चा सुन रहा था, तब इंडस्ट्री मिनिस्टर ने ही मतलब राजीनामा दिया ना। पंजाब के जो ये थे ना मैडम, हाँ, हरसिमरन कौर बादल, हाँ, उन्होंने, जबकि ये कानून के कारण उनके मिनिस्ट्री के लिए बहुत सारा फायदा था, किसानों के लिए फायदा था, उन्होंने, मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ कि कौर मैडम ने राजीनामा दे दिया, रिजाइन कर दिया, जबकि ये कानून से, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ढीला करने से, उसमें अमेंडमेंट आने से बहुत सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लिए सुविधा शुरू हो गई है। नहीं, उनका कारण तो अलग है ना, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की वजह से तो नहीं, उनको पता था कि पंजाब में एजिटेशन होने वाला है, तो वो किस मुंह से सरकार में रहेंगी, और इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। हम तो अलग बातें सुनते हैं कि भाई एफसीआई से उनसे ये था, एफसीआई खरीदी नहीं कर सकेंगी वगैरह वगैरह। ये देखिए, ये बात नहीं थी। ये कानून के कारण किसानों के लड़के आज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कारण मैं इंजीनियर होते हुए भी कोई इंडस्ट्री में नहीं जा सका, क्योंकि सब लाइसेंसिंग सेंट्रल में होती है, और सेंट्रल में जिसकी सरकार रहती थी उसका नुमाइंदा मेरे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मेन सूत्रधार बोलते हैं या चेयरमैन वो बनेगा, तब मुझे लाइसेंस मिलता था, ऐसे लाइसेंस नहीं मिलता था। पर वो लाइसेंस वाला चीज तो बहुत पहले का खत्म हो चुका है। फूड प्रोसेसिंग के लिए लाइसेंस तो नहीं चाहिए बहुत समय से, अब तो नहीं, वो तो 30 साल की बात हो गई। लाइसेंस कोटा परमिट राज खत्म हो गया 93 से, ऐसा कहा जाता है। फिर भी आज के डेट में कोई 5 स्टार होटल डालने जाइए आप, 51 लाइसेंस लगते हैं आज के डेट में भी। ये धीरे धीरे ऐसे कानून आ जाएंगे तो ये कानून कम हो जाएंगे, लाइसेंसिंग कम हो जाएंगी। लाइसेंस कोटा परमिट राज, गुमस्ता कानून ये सरकार ने खत्म कर दिया। गुमस्ता कानून जो था कि रात में 10 बजे या 8 बजे दुकान बंद करनी चाहिए, संडे को छुट्टी देनी चाहिए, ये जो ऐसे जो फालतू कानून थे ये सरकार ने तो निकाल दी, उसका तो हमने स्वागत किया। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में मैंने कहा था कि ब्रिटिशों ने 20 चीजें छोड़ के बाकी चीजों पे पाबंदी लगाई थी, इंदिरा गांधी ने 30 चीजें छोड़ के बाकी सब चीजों में पाबंदी लगाई थी। 1 सितंबर 2001 को वाजपेयी सरकार ने, एनडीए सरकार ने 713 वस्तुओं के ऊपर का निर्बंध निकाल दिया, तब हमने एनडीए को सपोर्ट किया था। बिल्कुल। 1 सितंबर 2001 की कहानी मैं सुनाता हूं। एनडीए को शरद जोशी ने सपोर्ट किया था, इसलिए कि स्वदेशी वाली सरकार, स्वदेशी वाली बात करने वाली सरकार, और ये सरकार रिफॉर्म्स की वाली बात करती है तो बहुत स्वागत है इसको। ये किसानों को अगर खुला करती है, मार्केट को ओपन करती है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसा कह के 2001 को हमने एनडीए को सपोर्ट किया था, क्योंकि 713 चीजें वाजपेयी जी ने निर्बंध से निकाल दी थी। इस सरकार ने वो कानून को ही ढीला कर दिया, तो इसका तो हमको स्वागत करना चाहिए। पहला जो कानून है एपीएमसी वाला, उसको तो हमको निकाल ही देना चाहिए था। फिर भी सरकार ने बोला कि भाई पंजाब का प्रॉब्लम है तो वो रहेगा, बाकी तो सब शिथिल कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में अगर ये खुला हो जाएगा तो महाराष्ट्र के किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने और आपने तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही प्रणय। मेरे को भी ये वाला एक एंगल जो था दिखता था, लेकिन इतने अच्छे से समझ में नहीं आता था कि देखिए एपीएमसी पे हमेशा लोकल पॉलिटिशियन और गुंडागर्दी का कब्जा रहता ही था। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली जो चीज है कि भले ही चीज एग्जैक्टली एक्ट में हो या ना हो, लेकिन एक बार उन लोगों ने दादागिरी बना ली तो वो और किसी चीज को आसपास में पनपने ही नहीं देंगे। नहीं साहब, ऐसा रहता है हिंदुस्तान में। जब ब्रिटिश रहते तो उसका विरोध रहता था कानून का। यहाँ कानून रहने के बाद
कानून रहने के बाद वो कानून का डर बता के आप हफ्ता वसूल कर सकते हैं ना, ये और अब क्योंकि कानून आ गया है तो लोग दबंग होके खुद ही उसका वायलेशन कर रहे हैं, भले ही राज्य सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लोग तो बोलेंगे कानून आ गया है ना, जब हाँ, कानून, मुझे बोल, कानून के हाँ, मुताबिक आप किस चीज का हफ्ता मांग रहा है, किस चीज बिल्कुल। की फीस मांग रहा है। नहीं, मुझे और ये दिलचस्प बात लग रही है कि मतलब आजकल जो एक कुछ सेक्शन से जो अपोजिशन हो रहा है उसमें ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये एपीएमसी बहुत अच्छी चीज है और एपीएमसी की वजह से हाँ, बहुत ही मतलब समृद्धि हो रही थी, और अगर एपीएमसी निकल गए तो मतलब कहर आ जाएगा। तो मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है इस बात पे। हाँ, तो मुझे लगता है इसीलिए ये देखने वाली चीज है ना, जैसे जो पंजाब के किसान हैं प्रणय, मुझे लगता है कि जो उनकी मेन क्रॉप्स हैं, शायद उनका पॉलिटिकल फोर्स स्ट्रांग है या हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से जो भी कहा जाए, वो शायद कंफर्टेबल है जो उनको प्राइस मिलता है उससे, और उनको ऑल्टरनेटिव नहीं दिख रहे हैं। तो एक तो चीज है कि खाली प्राइस तो मिलता नहीं, मैं बोल रहा। हाँ, आप कह रहे प्राइस नहीं मिलता है कि देखिए, मैं जब किसान आंदोलन में चंडीगढ़ में गया था, एक किसान मुझे खाना खाने के लिए घर लेके जा रहा था, एक के घर के सामने ट्रैक्टर था, वो बोला कि इसके घर में कभी चोरी नहीं होगी। अच्छा, जिसके घर के सामने ट्रैक्टर होता है उसके घर में चोरी कभी नहीं होगी, बोला। अच्छा, मैंने उस किसान को पूछा, भाई जी बताइए कि क्यों नहीं चोरी होगी उसके घर में, वो क्या बंदूक रखता है? वो बोला नहीं साहब, वो बंदूक नहीं रखता है, जिसके घर के सामने ट्रैक्टर है उसके घर में चोरी इसलिए नहीं होती कि बैंक वाला पहले ही लूट के लेके जाता है। अगर पंजाब के किसान की ये हालत है तो महाराष्ट्र के, मराठवाड़े के, विदर्भ के किसान की तो बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरी, वो तो बात मैं आपकी मानता हूँ कि यहाँ पे 5 नदियां काम कर रही है, वहां का किसान इंग्लैंड में जाके टैक्सी चलाना प्रेफर करता है लेकिन यहाँ खेती नहीं करना चाहता। उसका कारण सोचिए आप। हाँ, नहीं गुणवंत जी, ये वाला आपका एग्जाम्पल है, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक और भी चीज होती है कि जी ऐसा नहीं है, अब हिंदुस्तान का सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी तो बाहर जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि जो, इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि जैसे जैसे लोग जागरूक और अमीर होते हैं उनमें चाहत और बढ़ती है, तो वो जो भी कमा रहा होता है उसको ऑप्शंस भी ज्यादा दिखते हैं और वो फिर और ज्यादा चाहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो उसको अभी मिल रहा है वो बहुत कम है, लेकिन उसकी चाहत जो है वो आगे बढ़ रही है, इसका एम्बिशन बढ़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप अर्थशास्त्र से सोचिए। हाँ, मेरा धंधा अगर फायदे का है, नहीं फायदा रिलेटिव होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि जो बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोई खराब सैलरी मिलती है लेकिन ऑब्वियसली सैन फ्रांसिस्को में उससे भी ज्यादा मिलती है, तो वहां जाएगा। हाँ, वो तो ठीक बात है। तो इंग्लैंड में तो डेफिनेटली पैसे आदमी ज्यादा कमाता ही है हिंदुस्तान में कोई भी काम करने से ना, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हम उनको कमाई से कम पैसा दे रहे हैं ना, दोनों में फर्क है गुणवंत जी। नहीं 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 नहीं, दोनों देखिए, ये दो एग्जांपल अलग अलग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हिंदुस्तान छोड़ के बाहर जा रहा है, उसका कारण वहां ज्यादा तनख्वाह मिलती है, वहां ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है। हाँ, ठीक है। यहाँ का किसान कनाडा में जाके किसानियत कर रहा है क्योंकि यहाँ पे उसका क्योंकि कनाडा में किसानी में ज्यादा पैसा है हिंदुस्तान की किसानी से। इसका ये नहीं मतलब कि यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, जरूरी नहीं है, मैंने कहा हो सकता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, ये इकोनॉमिक्स ऐसा है सर कि समझो, हिंदुस्तान में हम लोग कंपेयर करते हैं। मैं खेती छोड़ना चाहता हूँ, हर साल 5 करोड़ लोग खेती से बाहर आने की संभावना आगे बढ़ रही है। क्यों? अगर मेरा धंधा फायदे का रहता तो मैं खेती क्यों छोड़ता? हिंदुस्तान वर्ल्ड किचन बन जाता और मैं पूरे वर्ल्ड को खाना खिलाता था, अगर मेरा धंधा फायदे का रहता। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता गुणवंत जी, खेती तो छोड़नी पड़ेगी ना, क्योंकि फाइनली प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो आधा हिंदुस्तान, जब अमेरिका 2% लोगों से इतना ज्यादा अनाज प्रोड्यूस कर सकता है, तो हमको इतने ज्यादा लोग क्यों चाहिए उस सेम काम करने के लिए? ये एक पर पर्सन प्रोडक्टिविटी भी तो राइट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हिंदुस्तान में 70% लोग खेती में क्यों अटक गए? हाँ, नहीं होना चाहिए ना। हम तो अमेरिका से प्रगत थे इतिहास में, बराबर। 300 साल वाला अमेरिका आगे क्यों चला गया? और हजारों साल रामायण महाभारत की कहानी सुनाने वाला हिंदुस्तान
खेती में क्यों पिछड़ा गया? ये टेक्नोलॉजी की बात है ना। हाँ, नहीं, सुनिए, ये थोड़ा अलग होते जा रहा है। देखिए, अमेरिका अच्छा। में सीलिंग का कानून नहीं है, बराबर है। अब यहाँ पे आप ठीक है। खेती नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे खेती में अटका रहेगी। अब हाँ, ठीक है, हम लोग इधर उधर भटक रहे, हम नहीं भटकना चाहिए, हम खेती के ठीक कानून पे आना चाहिए, बराबर। ठीक ठीक ठीक। हाँ, मुद्दे मुद्दे पे वापस आते हैं। मुद्दे पे आना चाहिए। फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, हाँ, ये मुद्दे पे आ जाएंगे, ठीक है, बराबर। ठीक है। सेकेंड लॉ पे, सेकेंड लॉ में ये है कि भाई अगर आप खेती कर रहे हैं तो खेती, आप हिंदुस्तान में 54 एकड़ बगैर पानी वाली खेती है आपके पास, 54 एकड़ से ऊपर नहीं रख सकते। और पानी वाली खेती है, आपके लिए पानी कहाँ से मिलता है, नहर से वगैरह, या अच्छे पानी की व्यवस्था आपके पास है, तो आप 18 एकड़ से ऊपर आप खेती नहीं रख सकते, ऐसा कानून है, बराबर। इसको बोलते हैं सीलिंग एक्ट। सीलिंग एक्ट के मुताबिक आज के डेट में भी वो कानून है। आप अगर कंपनी बनाते हैं तो आप कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन आपको अगर किसान बनना है, किसान बने रहना है, तो 54 एकड़ बगैर पानी वाली खेती और पानी वाली खेती है तो आप 18 एकड़ से ऊपर नहीं रख सकते, ऐसा सीलिंग है। अगर यही कानून लता मंगेशकर को और सचिन तेंदुलकर को लगा दिया जाए कि 90 रन से ऊपर आप नहीं निकाल सकते, कि दूसरे को भी खेलने दो, वो भी गरीब आदमी है, उसको भी खेलने दो, उसको भी चांस दो, वो भी चमकना चाहता है, तो कभी वो सेंचुरी नहीं बना पाएगा। लता मंगेशकर को आप अगर 400 गानों का सीलिंग लगाते हैं कि 400 गाने के ऊपर आप गा नहीं सकती है, तो बाकी के लोगों को चांस दो, तो कभी लता मंगेशकर ये रिकॉर्ड में नहीं आती थी। समझ रहे हैं आप? तो इस कानून के कारण कोई किसान बढ़ नहीं सका। मेरे पिताजी के पास 350 एकड़ जमीन थी, दोनों की बटाई हो गई, डिवाइड हो गए, दोनों भाई, दो भाई थे, त्र्यंबक पाटिल और माधवराव पाटिल, दोनों की बटाई हो गई, तो ये 175 एकड़, हम 5 भाई है, हमको 30 एकड़, और मुझे 2 इश्यूज है, तो 15 एकड़, और मेरा जो पोता है उसको, वो तो अल्पभूधारक बन जाएगा। 3 पीढ़ियों में खेती की इतना बंटवारा हो गया, इतने टुकड़े हो गए, बराबर है। तो खेती दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा कानून है, ये हो गया सीलिंग एक्ट, आप बढ़ा नहीं सकते। हाँ, दूसरा एक कानून है कि पैसे वाले लोग खेती में नहीं आ सकते। आप 4 पुस्तों में आपके पास कोई खेती नहीं किया तो आप खेती नहीं कर सकते, आप किसान नहीं बन सकते। अमिताभ बच्चन की केस चल रही है, रानी मुखर्जी की केस चल रही है कोर्ट में, कि वो किसान नहीं बन सकते। अमिताभ बच्चन को लगा कि भाई मैं थोड़ी सी एक्टिंग करता हूं तो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, यही पैसे अगर मैं खेत में डालूंगा तो और कुछ मिलेंगे, या मजा करूंगा मैं, तो नहीं कर सकता है। मतलब पैसे, हाँ 10 लाख रुपए वाली जमीन है तो मैं 15 लाख से खरीदूंगा, ज्यादा पैसे देके खरीदूंगा, वैसे भी मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, ऐसा अगर सोचता है, वो जमीन का भाव बढ़ा के खरीदना चाहता है, पैसे वाले लोग खेती में नहीं आ सकते हैं। ये अगर कानून रहेगा तो जमीन के भाव कैसे बढ़ेंगे, हमारे खेती का भाव कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये कानून बिल्कुल। लेकिन इधर स्पष्ट थोड़ा करना चाहता हूँ गुणवंत जी कि ये लॉ भी जो है, मुझे भी पहले पता नहीं था क्योंकि मैं यूपी से आया हूँ, तो यूपी बिहार में जैसे ये लॉ नहीं है, ये कर्नाटका और महाराष्ट्र में है, लेकिन और आंध्रा में, देखिए, और तमिलनाडु में भी नहीं है। तो जैसे कर्नाटका में बेंगलोर के जो भी सॉफ्टवेयर, अमीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर खेती करना चाहते हैं, वो फिर तमिलनाडु में जाके फार्मलैंड खरीदते हैं। सुनिए, मैं खेती का बहुत बड़ा, मतलब शरद जोशी के साथ और रहने से और मेरे जमींदारी रहने से मैं सभी क्वेश्चंस का आपके आंसर दूंगा, बराबर है। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई खेती में ये जो कानून है सीलिंग एक्ट, वो बिहार में भी लागू है, तमिलनाडु में लागू है, सब जगह लागू है, आंध्र प्रदेश में भी लागू है। सीलिंग एक्ट है लागू, लेकिन जो फार्मर बनने का जो परमिशन लेना पड़ता है वो नहीं है। वो कर्नाटक की मैं एविडेंस देके देता हूँ। नहीं, कर्नाटका में है, मैं कह रहा हूँ कर्नाटका में है, इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि कर्नाटका के लोग जो कि ये लॉ से परेशान हैं, वो जाके तमिलनाडु में खरीदते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में वो लॉ नहीं है। कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ये लॉ है।
जैसे बिहार में भी नहीं है ये लॉ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंदिरा गांधी के टाइम का बनाए हुआ नहीं लॉ। नहीं ये नहीं गुणवंत जी, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे मित्रों ने ये लिया है वहां पर, तो मैं पर्सनली जानता हूँ, और मेरे को भी लेना था तो मेरे को खुद ही दिक्कत हुई थी कर्नाटका में खरीदने के लिए फार्म लैंड। तो इसके लिए कर्नाटका में तो बिल्कुल है ये पाबंदी, लेकिन तमिलनाडु में जैसे नहीं है ये पाबंदी। मतलब कोई भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है, बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमको काफी जगहों पे हमें लगता है, क्योंकि हम वहां, जैसे मुझे बहुत शॉकिंग लगता था क्योंकि यूपी में ये चीज मना नहीं थी। मैं यूपी से हूँ, यूपी में बड़ा हुआ। ठीक है, हम लोग इसी मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वहां पे नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं तो मुझे मालूम है कि हर जगह है, कोई कंप्लेन नहीं करता होगा वहां पे कि नहीं, ऐसा नहीं है ही नहीं, पर आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, आप फिर से पता कीजिए, मैं भी फिर से पता करूंगा। वहां के कम से कम वहां के कलेक्टर का परमिशन लेके ही आपको नहीं कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये तीसरा कानून है कि आप लैंडलेस नहीं हो सकते कानूनन। क्योंकि हजारों लोग लैंडलेस हो रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन कानूनन आप लैंडलेस नहीं हो सकते। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, मुझे लगा कि यार ये घाटे का सौदा है, वो इतनी मेहनत कौन करेगा, कहाँ जाके थोड़ा कुछ पढ़ लेंगे और कुछ नौकरी करेंगे और पैसा कमा लेंगे, तो मैं ये 5 एकड़ बेच के कहीं जा नहीं सकता कानूनन। अगर कोई कंप्लेन कर दिया यहाँ के तहसीलदार को कि ये लैंडलेस हो रहा है, तो कानूनन मैं लैंडलेस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये घाटे का सौदा मैं ही करना चाहिए, दूसरे को नहीं चांस देना चाहिए। ये कानून है, इसमें आप टिके रहे, यहाँ सब्सिडी देके नहीं, कानूनन आप टिके रहे, ये कानून है। और एक कानून है, चौथा कानून जो है, आदिवासी की जमीन है, ट्राइबल की जमीन है, तो ट्राइबल ही खरीद सकता है, दूसरा आदमी नहीं खरीद सकता। ये कानून है। हेलो, ये ट्राइबल, ये वाला लॉ तो यहाँ पे कर्नाटका में भी है कि SC ST पूरे इंडिया में जो कानून बोल रहा हूँ, शेड्यूल 9 में शेड्यूल 9 में जो कानून है, वही कानून बता रहा हूँ, जो 287 जो कानून मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये सभी वो कानून में से ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी राज्य के, एक महाराष्ट्र का हूं तो महाराष्ट्र के राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब खेती के कानून के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये पूरे खेती के कानून है। ये कानून के मुताबिक हर रजिस्ट्री के नीचे लिखा रहता है, ऊपर दी गई जमीन आदिवासी जमीन नहीं है, ये मैं प्रमाणित करने के बाद ही खरीद रहा हूँ, लिखना पड़ता। तो इसका मतलब है कि आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीदेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा कैसे खरीदेगा? उसके जमीन का भाव कभी बढ़ नहीं सकता। वो आदिवासी रहेगा, वहां इकोनॉमी नहीं चलेगी, वहां पैसा नहीं आएगा, वहां प्रॉस्पेरिटी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। वो आदिवासी रहे, उनकी संस्कृति टिकी रहे, ऐसे करने वाले भी नेता मेधा पाटकर जैसे लोग हैं इस देश में। तो आप अभी उनका कल्चर के नाम पे वो गरीब कैसे रहे, उसकी व्यवस्था करने वाले समाजवादी लोग इस देश में हैं। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी चीज कही गुरुन पाटिल जी, कि इतनी सारे बंधन हैं और ये बंधन लोगों को जो है गरीब रखे हुए हैं और हम उनको खोलने से डर रहे हैं। तो और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि कुछ जैसे महाराष्ट्र में लोग सड़कों पे आके उसका स्वागत भी कर रहे हैं, पंजाब में नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां कुछ दिक्कत हो। तो एक मेरे को तो दिक्कत हो या शायद ना भी हो, या फिर वो भ्रमित है, आप कह रहे हैं, ये भी हो सकता है। सुनिए, अब ये जो हमने चर्चा की है, ये जो पहले कानून थे, सीलिंग एक्ट था, ये सब, ये जो जमीन के 4 कानून मैंने बोला ना, ये कानून थे। ये कानून को छेद देने वाला कानून, ये दूसरे नंबर का कानून जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड एश्योरेंस फॉर्म सर्विसेज, ये जो बिल है, ये जो कानून है ना सेकंड नंबर का, ये कानून ये 4 ही कानून को छेद देता है। मतलब ये कानून है, आज में 4 कानून है, लेकिन ये जो नया कानून आया है, ये कानून आने से वो 4 भी कानून ठंडे हो जाते हैं, मतलब शिथिल हो जाते हैं। कैसे? बिल्कुल, क्योंकि आप शायद देते नहीं भी, लेकिन आप उसको जो है अपनी जमीन को रेंट पे दे सकते हैं किसी और को शायद। नहीं, आप देखिए, आप जमीन को इकट्ठा कर सकते हैं, टुकड़े जो हो गए जमीन, 5 एकड़ वाला होगा, 1-2 एकड़ वाला होगा, 4 एकड़ वाला होगा, सब जमीन को आप इकट्ठा करके एक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बना के आप इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली
तीन एक्ट टूट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो हाँ, और वो काफी अच्छी चीज है, इससे बेसिकली जो हमारा स्मॉल लैंड होल्डिंग का प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है। सब जमीन इकट्ठा हो जाएगी, और जो भाई अपने नाम पे जमीन है, समझो 3 एकड़ है, लेकिन खेती नहीं करना चाहता है, वो खेती किराए से देके कोई दूसरे धंधे में जाना चाहता हो, और अपनी जमीन, पुश्तों की जमीन रखना चाहता है, बेचना नहीं चाहता है, उसके लिए कानून बहुत अच्छा मदद करता है। जमीन रहे तेरे नाम पे, तेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे रहेगी, पुश्तों की जमीन है, तू नहीं बेच, लेकिन उसमें मत अटक, तो उसका फायदा तू ले ले और तू दूसरे काम के लिए फ्री हो जा। ये कानून आपको हेल्प करेगा। आप सब जमीन इकट्ठा करके, ज्वाइंट फार्मिंग करके आप चला सकते हैं, आप जमीन किराए पे दे सकते हैं। आज तक ये था कि हम किराए से देते थे, लेकिन कानूनन नहीं था वो। कोई जमीन हम किराए से दिए, और किराए से लेने वाला आदमी 10 साल से हमारी खेती कर रहा है, और 11वें साल बोल दिया कि भाई ये मेरी जमीन है, मैं सिंचन कर रहा हूं, मैं खेती कर रहा हूं, मालिक मैं ही बन जाऊं, तो वो बन सकता था। ऐसे भी कानून थे, इंदिरा गांधी के जमाने में होता था, कूल एक्ट था वो, उसका कूल लगाया बोलते थे। महाराष्ट्र में वो कानून था, वो जमीन उसकी हो जाती थी। बिहार में कानून था, वो भी उसी के लिए नक्सलाइट मूवमेंट चला। ये कानून के लिए नक्सलाइट मूवमेंट फैक्ट्री के लिए नहीं चला, प्रॉपर्टी के लिए नहीं चला, जमीन के लिए चला साहब। हाँ, खाली बड़े बड़े जमींदारों की या बड़े लैंड होल्डिंग की जमीन बांटो, इतना ही कानून, उतना ही मोमेंट था वो। हाँ, आज भी चल रहा है वो। हाँ। तो अरे यहाँ पहले से नंगा है, उसको वो क्या बांटेगा? अगर मेरे पास खेती, अगर घाटे का सौदा है, छोटी खेती है या कम लैंड होल्डिंग है, तो छोटा घाटा है मेरे पास, और बड़ी खेती है तो बड़ा घाटा है। अगर ये देखिए, ये धंधा ही घाटे वाला है इसका। और एक मैं प्रूफ देता हूं, कॉमन सेंस वाले प्रूफ ये देता हूं। आप बोलिए कि आपके कर्नाटक में रिचेस्ट फार्मर का आप नाम बताइए, जिसके घर में कोई पॉलिटिशियन नहीं हो, जिसके घर में कोई बिजनेस वाला नहीं हो, जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं हो, लैंड होल्डिंग कितनी भी हो। हाँ, चलो बताइए एक किसान का नाम, मैं आपके घर नौकरी के लिए आ जाऊंगा। नहीं, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी होगा। आपका जनरल नॉलेज कच्चा है, इसका मतलब आपका जनरल नॉलेज कच्चा नहीं है, ऐसा किसान है ही नहीं है। बिल्कुल। अगर ऐसा रहता, देखिए जूता बनाने वाला बाटा रिच दिख सकता है, बर्तन बनाने वाला, स्टील बनाने वाला टाटा रिच दिख सकता है, किसान बोलिए ना आप। ये कृषि प्रधान देश है, एक तो किसान का नाम बताइए कि जो रिच है। अगर रिच आप बता भी देंगे, समझो कहाँ मैनिपुलेशन करके, तो मैं आपको चेक करूंगा इकोनॉमिक्स से कि भाई वो कौन सी अंडरवेयर पहनता है, कौन सी जूते डालता है, कौन सी बनियन पहनता है, और उसके घर से कितना कचरा बाहर निकलता है। उसमें क्या, आप बोलेंगे कचरे से क्या लेना देना है? कचरे का मतलब है कि आप ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड का रैपर मिलेगा, बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट का रैपर मुझे मिलेगा, अमूल खाते हैं तो अमूल का रैपर मुझे मिलेगा। आप क्या खाते हैं मुझे पता चल जाएगा ना। तो ये अगर इतनी ऐश आरामी से अगर वो किसानियत कर रहा है, तो हिंदुस्तान से बड़ा कोई खेती का व्यवहार नहीं होता। हम लोग हमारी इंजीनियरिंग छोड़ के पूरा खेती में घुस जाते हैं। आप सॉफ्टवेयर, आप बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वाले जाके खेती खरीद रहे हैं, वो शौक के लिए कर रहे हैं साहब। वो अगर खुद जाके खेती 1 साल कर, इधर की नौकरी छोड़ के अगर खेती करके दिखाया, तो मैं वहां नौकर रहूंगा उनके पास। वो नहीं, नहीं, वो तो आप, अरे नहीं, वो तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जितने भी लोग करते हैं, इंक्लूडिंग मेरा एक्सपीरियंस, मतलब सब पैसा लुटाने वाला ही काम करते हैं। यस, पैसा बना थोड़ी रहा। वो की बात है कि मेरे पास फार्म हाउस है, कम एंड विल हैव अ पार्टी वगैरह वगैरह, वो ठीक है। नहीं, काफी लोग सीरियसली कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबके पास फार्म हाउस है, काफी बेचारे सिंसियरली जाते हैं कि हम शायद अच्छे से करेंगे तो पैसा बनेगा, पर फाइनली उनको समझ में आता है कि किसानी में पैसा है नहीं। हाँ, ईमानदारी से वो खेती करेंगे ना, तंग हो जाएंगे, वो बोलेंगे, पश्चाताप करेंगे, और बहुत, हाँ, ऐसी वाली बात है। वो बोलते हैं कि नहीं है पैसा, वो उनको करके समझ में आता है। काफी लोगों को लगता है कि मे बी ये किसानों को आता नहीं है किसानी करना, हमको आता है, पर उनको समझ में आता है कि ऐसी बात नहीं है। तो ये कानून में हम कंसोलिडेट खेती कर सकते हैं, ठीक, और ये कानून में हम सब जगह ये जमीन इकट्ठा करके खेती कर सकते हैं। कोई रिलायंस कंपनी चाहती है, कोई कंपनी चाहती है कि मुझे
मकई चाहिए या मेज चाहिए, हमको कुरकुरे बनाना है, तो हम इकट्ठा मकई उनको दे सकते हैं। इकट्ठा कोई टमाटर चाहिए आपको, टमाटो केचप बनाना चाहते हैं, तो उतना मिलियंस टन में चाहिए तो हम दे सकते हैं। गुणवंत जी, जैसे आलू वगैरह के लिए तो ऑलरेडी पेप्सी और मैकडोनल्ड जो है आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में करते हैं ना, तो वो कैसे होती है? तो वो जो होती है कंपनी एक्ट में वो कर सकते थे। अभी फार्मर के लिए एक्ट बनाई है। पहले कंपनी एक्ट में वो एग्रीमेंट बनाते थे, पहले सरकार ने भी एफपीओ के लिए एनकरेज किया था, लेकिन कानून नहीं आया था उसके लिए। अभी कानून आ गया, अभी कानून। हाँ, मतलब मैं ये जानना चाहता था कि कानून की जरूरत है क्या? उसके बिना भी तो ये चीज कर सकते थे ना? हाँ, छोटे पैमाने पे हम करते थे, लेकिन समझे कुछ डिस्प्यूट हो जाएगा तो डिस्प्यूट में आप कुछ नहीं कर सकते, कानून नहीं रहेगा तो। अच्छा, क्योंकि डिस्प्यूट जो है वो दो कंपनी के बीच में होता है। मेरे ख्याल से यहाँ प्रॉब्लम होगा कि एक कंपनी और फार्मर के बीच का एग्रीमेंट का डिस्प्यूट जो है वो किस लॉ के अंतर्गत तय होगा, शायद ये दिक्कत होगी। ठीक है, ये नहीं था पहले, नहीं था। ठीक बात, ठीक है। दूसरा इसमें है कि भाई आप बोलेंगे कि भाई इसके लिए फिर कोर्ट कचहरी, ये बात नहीं है। इसमें डीएम को या एडीएम को ये राइट दिया गया है, ये डिस्प्यूट सल्टाने का। अच्छा, हाँ, और डीएम भी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर ये सॉल्व कर सकता है। और उसमें लिखा है, समझो कोई कंपनी के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ और मुझे घाटा हो गया है और मुझे ही पैसा देना पड़ रहा है रिलायंस को या कोई कंपनी को, तो मेरी खेती वो निकाल के वो हरासी कर देगा या बेटिंग लगा देगा, ऐसा नहीं होगा। खेती को, उसके प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं होगा कंपनी एक्ट के मुताबिक, ये एक्ट के मुताबिक। पहले क्या था, कॉपरेटिव एक्ट में ऐसा था कि कॉपरेटिव एक्ट में अगर मैं कोई कर्जा लेता हूं बैंक से, तो बैंक 47 बी का कानून था, 47 आर्टिकल 47 बी और आर्टिकल 47 ए, उसमें ये था कि भाई आप उस किसान के घर का हर सामान बेच के आप कवर कर सकते हैं। इसमें नहीं, ना खेती को ना उसके प्रॉपर्टी का आप हाथ लगा सकते हैं, और घाटे में गया तो गया वो, एनपीए में डाल दो उसको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दीजिए, काम खत्म कर दीजिए। तो इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल था कि आगे क्या होना चाहिए गुणवंत जी? जैसे आपने बोला जो एक लॉ है ये काट देता है जो भी बाकी 4 सीलिंग एक्ट वगैरह के जो प्रॉब्लम्स थे उसको, तो क्या आपको लगता है कि कम से कम ये लॉ जिसपे इतना ऑपोजिशन नहीं है उसे तो भी बढ़ाया जाए? क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर ऑपोजिशन तो एफपीटीसी एक्ट के अगेंस्ट ही है ना, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि उसकी वजह से एमएसपी कम हो जाएगा या एमएसपी का पैसा नहीं मिलेगा। तो आगे क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? कोई नेगोशिएशन हो सकता है? नहीं, देखिए ये 3 भी एक्ट है ना, किसान के लिए इसेंशियल है, नहीं तो खेती नहीं बचेगी, देश की इकोनॉमी नहीं बचेगी। मैं आपको पहले से, आप बंधन डालिए, फिर किसान की आत्महत्या होगी, ये इश्यू चलते रहेगा। एक आधा पैंडेमिक ऐसा आ जाए, मैं कभी गुस्से में भाषण करते हुए कहता हूं कि इस देश को 2 चीजों की जरूरत है। एक बड़े वार की जरूरत है, तो होने के बाद यहाँ की इकोनॉमी सुधरेगी। वार होने के बाद इतना इकोनॉमिकल डाउन हो जाएगा कि लोग सुधर जाएंगे। दूसरा है बड़ा आकार ऐसा गिर जाए कि खाने के लिए मोहताज हो जाए लोग, तब खेती या देश के लोग सुधरेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। देखिए इतना पैंडेमिक था, लेकिन कृषि की पूरी सुविधा के लिए सरकार सुविधाएं दे रही थी। खेती के ट्रक चलने दो, किसान को खेत को जाने दो, उसके लिए कोई लागू नहीं था, वो मरने दो, लेकिन काम हमारा चालू रहे आगे की इकोनॉमी के लिए। बाकी सब चीजों में बंधन थी, कृषि के बंधन नहीं थी। हमें जो पास दिया जा रहा था यहाँ से वहां जाने के लिए, उसमें लिखा था कि भाई आप शासन के नौकर है या पेंडेमिक में सर्विसेज दे रहे डॉक्टर की या किसान है। हाँ, पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ थैंक्स टू कोरोना। तो हमको ये कानून भी कब आए, ये कानून कैसे, ये सरकार के लिए तो मुझे आश्चर्य हुआ, ये कानून चर्चा होके नहीं आए, पहले तो डायरेक्ट आ गए। ये पहली बार किसान के फेवर में ये कानून डायरेक्ट आ गए, बाद में इसके ऊपर कानून बना। तो बिल आ गए थे ना, बिल के ऊपर चर्चा करें होंगी। बिल्कुल।
तो डायरेक्ट कानून आ गए थे, पहली बार किसान के फेवर में डायरेक्ट आ गए कानून। उसको रोकने नहीं आते थे, लेकिन उसको छोड़ने के लिए पहली बार आ गए। तो मैं ये सरकार को धन्यवाद ही देता हूँ, क्योंकि फोर्सफुली उन्होंने इम्प्लीमेंट किए जैसा लग रहा था। बाद में कानून बना, पहले तो क्या नहीं था, पहले तो अमेंडमेंट करेंगे ऐसे ही चर्चा ही थी ना। राष्ट्रपति के सही सिग्नेचर के पहले तो डायरेक्ट ही आया था ये। तो क्या बोलते हैं उसके लिए, इंग्लिश वर्ड है ना, ऑर्डिनेंस। ये कानून नहीं था, तो ये ऑर्डिनेंस आया था। ऑर्डिनेंस तो फ्रीडम के लिए ऑर्डिनेंस कभी नहीं आया था, पहली बार आया। हाँ, लेकिन फिर भी वही इतना मतलब पॉजिटिव था, लेकिन शायद नेगोशिएशन नहीं हुआ, ढंग से समझाया नहीं, जैसा आपने बताया, जागरूकता नहीं फैलाई, तो इसीलिए अपोजिशन हो रहा है। पहली बार ऑर्डिनेंस आया तब मुझे बहुत हंसी था। मैं इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा मराठी। हाँ, थैंक यू कोरोना, हमको दे दी तूने आजादी। नहीं, ये तो दिलचस्प बात की आपने। तो ठीक है गुणवंत जी, शायद ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। आपने एक अलग नजरिया दिया इस पर, और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि आजकल जैसे जो कृषि क्षेत्र है उसके ऊपर काफी महिमा करते हैं लोग, काफी सर पे चढ़ा देते हैं कि क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन जो जमीनी असलियत है फार्मिंग की, और कैसा सरकार के जो लॉज हैं उसका क्या असलियत असर हो रहा है, वो आपने समझाया, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग लिंक करेंगे आपके दूसरे टॉक्स को, और श्रोताओं को बोलेंगे कि वो भी सुने, जिससे कि लोगों को पता पड़े और कि सही सॉल्यूशन क्या है इसका। हाँ, धन्यवाद। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें रह गई, हम लोग अंदर क्वेश्चन पूछने से इधर उधर थोड़े भटकते रहे। लेकिन ये तीन कानून है ना, तीनों, जैसे तीसरा जो था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसमें से पैच जैसी चीजों को निकाल देने से और स्टॉक लिमिट खत्म करने से व्यापार में बहुत बढ़ोतरी मिलेगी। और इसके कारण देखिए, कोई स्टॉकिस्ट जो है हमको ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, या मार्केट को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। समझो उसने रोक के रखा है अपनी अनाज को या कोई चीज को, हाँ, लेकिन वो कितने दिन रोक के रख सकता है? चढ़ा के भाव बेच रहा है, 6 महीने से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल से ज्यादा वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि 1 साल में दूसरी फसल आ जाएगी और ऐसा अंदर हो जाएगा वो कि वो कभी उठेगा नहीं। लेकिन कोई मोनोपोली, समझो मैं मर्सिडीज कार बनाता हूं और बेचता हूं, उसमें मैं स्टॉक करके मोनोपोली कर सकता हूं, क्योंकि दूसरा जब तक बनाने वाला नहीं आएगा उसका सीजन का कोई मतलब नहीं है, टाइम का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे खेती में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कोई स्टॉकिस्ट ऐसा करके ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। कर भी सकता है तो 1 साल से ज्यादा नहीं कर सकता है, 1 साल में उसका भट्टा बैठ जाएगा। इसलिए ऐसे बहुत सारी चर्चा अपनी बाकी है। ये अगर हम सीक्वेंस से सोचे तो 3 भी कानून बहुत ही अच्छे हैं, और फिर भी पूरे नहीं है। इसको अगर पूरा किया जाए तो इससे बड़ा फ्रीडम नहीं होगा। जैसे सीलिंग एक्ट अगर ये 4 एक्ट निकाल दिया जाए तो बहुत ही अच्छा फ्रीडम मिल जाएगा। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पूरा निकाल दिया जाए, या शेड्यूल 9 से ये कानूनों को बाहर निकाल दिया जाए, तब भी हमको फ्रीडम मिलेगा। लेकिन सरकार धीरे धीरे ट्राई कर रही है, उसका हम स्वागत करते। वाह, बहुत अच्छी बात की आपने। तो मुद्दा यही है कि चॉइस बढ़नी चाहिए कृषि क्षेत्र में भी, और अगर चॉइस बढ़ेगी तो समृद्धि अपने आप आ जाएगी। तो उस नजरिए से देखना है हमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुणवंत जी। इसी बात पर ये पुलियाबाजी खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर, या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram.
It's been an absolutely incredible week on the network. We had so many great guests, so many great episodes. Advertising is dead. We had Faye D'Souza on. Varun took a break for 4 weeks, but what a bang he's back with. Siddharth Deshmukh celebrates the 100th episode of The Traveling Professor. It is an amazing show which I cannot say enough good things about. Please do listen to it. And a different Siddharth on the network, Siddharth Bhatia. He's just been like absolutely guest after guest, right? This week, Zoya Akhtar talking about Gully Boy. I couldn't imagine a more interesting conversation. Ragini Kumar is on 2 different episodes this week. She is on Cyrus Says and she is on Edges and Sledges, both in anticipation of her new show, Zindagi Diaries. Do check out her appearance on both of those shows and her new show as well. Tanvi and Shloko, the Millennial Athlete, had a phenomenal episode with Dinesh Karthik and Abhishek Nair. Absolutely riveting stuff, talking about mentorship in many different ways. Definitely do give that a listen. And finally, I have a request to all of you. We have our listener survey going out this week. Every year we send out a listener survey at the end of the year. We're doing it again this year. And we would really appreciate your help in letting us know a little bit more about yourself. Our advertisers are really keen to find out who is listening to us and more about them. Anything that you could do is kept anonymously, and we would really appreciate your help in this. And to sweeten the pot just a little bit, we'll be giving a randomly selected group of participants in the survey some IBM swag. Last year we gave out coffee mugs. What we're going to give out this year is still a surprise. So please do help us out. Would really appreciate that. And with that, I hope to see you again next week. What are some of the radical changes that are now shaping our workspace? With physical distancing and heightened safety protocols being the norm, will technology finally make its large-scale entry to the workspace? Will design as we know it change for the long term? Is it possible for the Indian commercial real estate space to adopt a 360-degree approach to sustainability? Join our hosts at the Future of Space podcast by RMZ as we deliberate with industry leaders, analysts, and bright young minds on the way forward for the workspace given the new COVID normal. Tune in to the IVM Podcasts app or wherever you stream your favorite podcasts